एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा कर रहे हैं लगातार शिक्षण विषयों की। हर शिक्षण विषय में एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है 16 नंबर का कि किसी पाठ से संबंधित आप एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए, अपने हिसाब से किसी एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए। ये क्वेश्चन 16 नंबर का आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पाठ्य योजना आप बनाएंगे कैसे। वैसे जितने भी प्रशिक्षु इसको देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो 30-30 लेसन प्लान यानी 60 लेसन प्लान वो बना चुके होंगे, लेकिन वही जो आप 60 लेसन प्लान बनाए हैं वही उसी में से एक लेसन प्लान वहाँ आपको लिखना है। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, इसको हम केवल लिखने का एक तरीका आपको बताने जा रहे हैं कि आपके यहाँ अगर लेसन प्लान बनाने के लिए आ गया किसी भी विषय में तो आप उस लेसन प्लान को बनाएंगे कैसे, चर्चा हम इसी पे करेंगे। तो लेसन प्लान बनाने का जो तरीका होगा वह किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम जो सामान्य सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को उसमें भरते हैं, जैसे दिन, दिनांक, कक्षा, विषय। दिन, सबसे पहले लिखेंगे हम दिन, फिर लिखेंगे दिनांक, फिर लिखेंगे कक्षा, फिर लिखेंगे विषय, फिर लिखेंगे कालांश, फिर लिखेंगे अवधि, फिर लिखेंगे प्रकरण। ये तो सामान्य सी सूचना हो गई। इतनी सूचना जो हो गई वो सामान्य सी सूचना हो गई जिसको हमको भरना है। और एक सूचना और यहाँ हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम, अब देखिए इसको क्या क्या है ये पहले इसको समझ लीजिए। जैसे दिन का मतलब वो कौन सा दिन है, जैसे मान लीजिए कि सोमवार दिन होगा तो आप यहाँ भरेंगे सोमवार, जिस दिन आप बना रहे होंगे। दिनांक क्या होगा, जैसे मान लीजिए कल बना रहे हैं तो 21 तारीख है, 7वां महीना है, 2022 है, यहाँ आपने ये भर दिया। कक्षा कौन सा है, मान लीजिए कक्षा आपने 7 बनाया। विषय कौन सा है, मान लीजिए आपने गणित के बारे में बनाया। उसके बाद कालांश क्या है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 8 तक कालांश चलता है, यानी कौन सी घंटी है। तो कालांश मान लीजिए हमने कहा कि ये पंचम कालांश है। अवधि क्या है, तो हमने कहा कि ये 35 मिनट है। और प्रकरण क्या है, तो प्रकरण मान लीजिए हमने कहा कि हम प्रतिशत पढ़ाने जा रहे हैं। इस टाइप से आप इसको वहाँ फिलअप करेंगे। विद्यालय का नाम जो भी आप लिखना चाहें इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, इससे पता चलेगा किस कॉलेज के हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब आगे ये तो हो गया सामान्य सी जानकारी, ये हो गई। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सबसे पहला काम सामान्य उद्देश्य, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इसको भी समझ लीजिए। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि उस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वही सामान्य उद्देश्य होता है। जैसे अगर हम गणित विषय पढ़ाने जा रहे हैं तो गणित विषय पढ़ने का जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे। तर्क शक्ति का विकास करना, रीजनिंग पावर बढ़ाना ही तो उसका मतलब है। जोड़ना सिखाना, गणना, परिकलन सिखाना, गणना करना सिखाना, ये सारी चीज़ें गणित में आ जाएंगी। ठीक, तो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। और इसके साथ विशिष्ट उद्देश्य का मतलब जो हम स्पेशली एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, प्रतिशत पढ़ने से बच्चों में कौन से गुण आएंगे, प्रतिशत पढ़ाने से बच्चों के अंदर हम कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं, वो विशिष्ट उद्देश्य में आएगा। यानी जब हम पूरे विषय की बात करेंगे तो सामान्य उद्देश्य होता है, और जब किसी
एक टॉपिक की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य होता है। अब विशिष्ट उद्देश्य में भी 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य और तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। इस टाइप से कहीं कहीं पे विशिष्ट उद्देश्य लिखा करके और तीनों जो उद्देश्य होते हैं एक में कर लिया जाता है। यहाँ पे ये अलग अलग नहीं किया जाता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक अलग नहीं किया जाता है और कहीं पे अलग अलग करा दिया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं, फिर भावात्मक उद्देश्य लिखते हैं और फिर क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं और कहीं कहीं विशिष्ट उद्देश्य डाल करके और तीनों को मिक्स करके लिख दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी हेडिंग नहीं डाला जाता है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक या विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? जो एक्यूरेट उस टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वही विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसमें ये हमको बताना है। अब जब हम सामान्य उद्देश्य निर्धारित कर लिए, विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद सहायक सामग्री का चयन हम करते हैं कि सहायक सामग्री कौन कौन से लगेंगे। सहायक सामग्री, अब ये भी जान लीजिए कि सहायक सामग्री जो होता है वो चाक, डस्टर और बोर्ड नहीं होता है। लोग लिख देते हैं कि चाक हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, संकेतक हो गया। तो ये सहायक सामग्री नहीं है, ये वो आवश्यक सामग्री है। उसके बिना तो हम शिक्षण कार्य ही नहीं कर सकते हैं। सहायक सामग्री का मतलब अगर आप किसी चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने में, किसी मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, कोई वास्तविक वस्तु लेकर गए हैं क्लास में, दिखा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये जिससे आप अपनी क्लास को रोचक बना सकते हो, तो वो आपका क्या है? सहायक सामग्री है। तो सहायक सामग्री में चाक, डस्टर वो सब नहीं आते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब जब हम सहायक सामग्री का चयन कर लेंगे तो इसके बाद हमको पता करना होगा पूर्व ज्ञान यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान का क्या आधार है, क्या अनुभव है, वो कहाँ तक किस स्तर पे खड़े हैं और हमको कहाँ से फिर उनको उठाना है, तो उनका पूर्व ज्ञान हमको पता करना होता है। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब हम पूर्व ज्ञान उसका पता कर लेते हैं तो यहीं से अब प्रस्तावना हम करना शुरू करते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पे ही प्रस्तावना होता है और प्रस्तावना का काम जो होता है वह पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को एक में जोड़ने का होता है। तो जब हम पूर्व ज्ञान उनका पता कर लेते हैं तो उसी के आधार पे हम प्रस्तावना का निर्माण करके और दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो 5 हेडिंग हो गया। पहला हो गया उद्देश्य कथन, दूसरा हो गया विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान और फिर प्रस्तावना। इसके आगे जब चलेंगे तो छठा आएगा। अब हम जब प्रस्तावना करते हैं तो प्रस्तावना जो होता है वो प्रश्नों के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या कोई फोटो दिखा करके इस प्रकार से हम प्रस्तावना कर सकते हैं। और प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से अगर हम करते हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। प्रश्न पूछता है जहाँ पे बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आते हैं। कम से कम कितने प्रश्न? 5 प्रश्न। अधिक से अधिक कितने प्रश्न? 3 प्रश्न होने चाहिए। जो 4 प्रश्न होते हैं, अगर 5 आपने पूछा, जो 4 प्रश्न होते हैं वो सामान्य से होते हैं और जो 5वां प्रश्न होता है वो कठिन होता है, जिसको उस क्लास का कोई बच्चा नहीं बता पाता है। तो उसी को हम कहते हैं कि आज हमारा टॉपिक यही रहेगा और आज हम इसी की चर्चा करेंगे और इसी का अध्ययन आज हम करेंगे। उसी को हम कहते हैं उद्देश्य कथन। उसी को हम कहते हैं कि आज हमारा जो क्लास लेने का उद्देश्य क्या है, उसी को हम कहते हैं उद्देश्य कथन। अब उद्देश्य कथन हमने कहा जब हो गया तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे अब उसका क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो अगला आ जाएगा प्रस्तुतिकरण और इसी को कहते हैं स्पष्टीकरण। कहीं कहीं आप अलग से इसको पाएंगे। प्रस्तुतिकरण का मतलब हम पाठ पढ़ा रहे हैं और स्पष्टीकरण का मतलब जब बच्चा ये कहता है कि हमको समझ में नहीं आया तो हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उसको समझाते हैं, तब वो स्पष्टीकरण होता है। तो कहीं कहीं दोनों को एक हेडिंग में एक साथ लिया जाता है, कहीं कहीं अलग लिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा
जब हमने उद्देश्य कथन कर दिया, अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब पढ़ाना हमने शुरू कर दिया तो अब एक पूरा जो शिक्षण बिंदु होगा उसको हम पढ़ा लेंगे, और पढ़ाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे और बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न करेंगे और विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न के द्वारा हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, यानी जो पिछला पढ़ाया उसको पूछते हुए फिर आगे जो शिक्षण बिंदु हो उससे जोड़ते हुए फिर उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी को हम विकासात्मक और बोधात्मक प्रश्न को एक साथ हमने लिख दिया कि फिर उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जब विकासात्मक और बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो फिर से हमारा वही आएगा कि अब हमको फिर से प्रस्तुतिकरण करना होगा, क्योंकि हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे पहुंच चुके हैं। तो अब हमको क्या करना होगा, फिर से प्रस्तुतिकरण करना होगा और फिर से हमको स्पष्टीकरण करना होगा। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और साथ ही साथ अब आप यहाँ लास्ट में श्यामपट्ट लेखन लिख सकते हैं, या आप दूसरे तरीके से अगर बना रहे हैं तो पहले ही एक ऐसे लाइन में आप इधर किनारे बना देंगे श्यामपट्ट लेखन करके, आप उसमें बना दीजिएगा, कोई समस्या उसमें नहीं होगी। तो यहाँ श्यामपट्ट लेखन का क्या कार्य हो गया। और उसके बाद लास्ट में पुनरावृत्ति, लास्ट में जब हम सब कुछ पढ़ा होते हैं तो क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न के माध्यम से हम पूरा जो कुछ पढ़ाए हैं उसको एक बार दोहराते हैं और उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं और हमारा पूरा लेसन प्लान ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में आप इस प्रकार से लेसन प्लान बना सकते हैं। पूरे लेसन प्लान का ये खाका है, रूपरेखा है, केवल हमने रूपरेखा बताया कि कैसे आप बनाएंगे। अब आप ये 12 हेडिंग है, 12 और 3 हेडिंग लेकर के 15 हेडिंग है, थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे तो आपका कम से कम 4-5 पेज हो जाएगा। कैसे लिखा जाता है आप उसको थोड़ा सा अपना एक कोई जो पाठ्य योजना है उसको देख लीजिएगा। शुरुआत कहाँ से होगा, सबसे पहला शुरुआत जो इसका ये सामान्य सी जानकारी है उसको भरने के बाद सामान्य उद्देश्य और फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न जो होता है या प्रस्तावना जो हम करते हैं, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, विकासात्मक प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न, प्रस्तुतिकरण फिर स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट लेखन, पुनरावृत्ति प्रश्न और लास्ट में गृह कार्य। ये आपका पूरा का पूरा एक लेसन प्लान तैयार हो गया। हर विषय के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से आपको वही जानकारी कि अगर आप के साथ कोई भी बीएड करने वाला हो, अब की साल एडमिशन लेना हो या पिछले साल जो फर्स्ट ईयर में है, इस टाइप से जो भी होंगे उनको आप जानकारी दीजिएगा कि अगले साल जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उससे संबंधित एक सीरीज यानी कि एसएन ग्लोरी के नाम से एक सीरीज उनको उपलब्ध होगी और उसी पे उनको वीडियो मिलेगा। जैसे अब की बार हम तैयारी करा रहे हैं, अगली बार और प्रॉपर अच्छे रूप से तैयारी हम करवाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।